छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 11 जवान शहीद हो गए हैं। इस हमले में 7 जवानों के गंभीर रूप से जख्मी होने की भी खबर है। नक्सली और सीआरपीएफ जवानों के बीच सुकमा के चिंता गुफा इलाके में मुठभेड़ हुई थी। घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से रायपुर भेजा गया है। यहाँ 3 जवानों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। इस हमले के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने आपातकालीन बैठक बुलाई। दिल्ली में आज पीएम मोदी से कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने मुलाकात की और मुलाकात के बाद गठबंधन को लेकर लगाए जा रहे कयासों के बीच अटल दांव खेला और कहा कि घाटी में अमन अटल बिहारी वाजपेयी के बताए गए रास्ते से ही मुमकिन है। जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों में खूब हलचल देखी गई। पीएम से मुलाकात के बाद महबूबा मुफ्ती गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिलने पहुंची। बीजेपी के जम्मू कश्मीर प्रभारी राम माधव ने भी उनसे मुलाकात की। पहले भी वाजपेयी जी साहब के टाइम में भी बातचीत हुई है। एल.के. आडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, हुर्रियत के साथ बात हुई है, दूसरों के साथ बात हुई है और हमें जहां पर वाजपेयी जी छोड़ गए थे वहीं से इसको आगे ले जाना पड़ेगा, नहीं तो जम्मू कश्मीर की हालत जो है वो सुधरने का कोई चांस नहीं है। उसके बाद डायलॉग का प्रोसेस शुरू हो सकता है, जहां से पत्थर दूसरी तरफ से गोली, तो ऐसे में बातचीत का होना मुमकिन नहीं है। पहले मैंने आपको बता दिया कि हालात को हम ठीक करेंगे, उसके बाद बाकी चीजें सकारात्मक रही है। जो कुछ समस्याएं या कंसर्न्स महबूबा जी की है, उन कंसर्न्स को भी उन्होंने गृह मंत्री जी के सामने रखी है और केंद्र सरकार की ओर से पूरा सहयोग उनको हालात को ठीक करने में मिलने वाला है। जम्मू कश्मीर में जहां सियासी पारा चढ़ा हुआ है, वहीं आज 7 दिनों के बाद श्रीनगर में स्कूल खुले। स्कूल खुलने के मौके पर छात्रों में खुशी देखी गई। छात्रों के चेहरे भी चमक रहे थे। छात्र अमन चाहते हैं, वो पढ़ लिखकर आगे बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं। इन छात्रों के चेहरों की चमक अलगाववादियों के लिए भी एक मैसेज है, जो नफरत बोने का काम करते हैं और इसका शिकार कश्मीर की जनता को बनाने से गुरेज नहीं करते। ताकि बच्चे का मुस्तकबिल हमेशा आगे बढ़े। ये नहीं कि मतलब न्यू दिल्ली मतलब बाहर के बच्चे हैं, मतलब उनका मतलब मुस्तकबिल इतना अच्छा है कि मतलब हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। ये नहीं कि मतलब हमें खाली अपने आप का मतलब जो मतलब अट्राव करते हैं उनको खाली पहले स्टूडेंट वाले हैं, उनको खाली अपने आप बारे में नहीं सुना, उनके हम लोगों के बारे में। श्रीनगर में स्कूल खुलते ही जहां एक और छात्रों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली, वहीं एक बार फिर कश्मीरी छात्रों ने जवानों पर पत्थरों की बरसात कर दी। 7 दिन बाद स्कूल तो खुले, लेकिन कश्मीर में कश्मीरी नौजवानों और छात्रों की तरफ से पथराव का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती और पीएम मोदी शांति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ पथराव जारी है। जम्मू कश्मीर में हो रही हिंसा का असर अन्य राज्यों में दिखने लगा है। राजस्थान के प्रतिष्ठित संस्थान बिट्स पिलानी में एक कश्मीरी छात्र ने धमकी मिलने के बाद कॉलेज छोड़ दिया। 27 साल का कश्मीरी छात्र वापस घाटी में लौट आया है। पीडीपी के पुलवामा जिलाध्यक्ष पर अब्दुल गनी पर आतंकियों ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया। आज दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के रोहमू गांव में आतंकियों ने गोलीबारी कर अब्दुल गनी पर हमला किया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें कि पुलिस 2 हफ्तों में दक्षिण कश्मीर में किसी पीडीपी नेता पर यह तीसरा हमला है। आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने 1 महीने के कामकाज का हिसाब देगी। इस हिसाब किताब को लेकर लखनऊ में आज योगी सरकार, आरएसएस और बीजेपी की बैठक होगी। बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी का पक्ष रखेंगे, तो वहीं आरएसएस की ओर से दत्तात्रेय होस बोले भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में योगी सरकार के 1 महीने के कामकाज को लेकर चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति पर भी बातचीत होगी। फैजाबाद में धर्म परिवर्तन की बड़ी खबर है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने पूरे विधि विधान और विशेष यज्ञ पूजन के बाद हिंदू धर्म स्वीकार किया। हिंदू धर्म स्वीकार करने वाले सभी अम्बेडकर नगर जिले के रहने वाले मुस्लिम थे। कहा जा रहा है कि 25-30 साल पहले इन लोगों ने लालच में मुस्लिम धर्म अपनाया था। इन्होंने फैजाबाद के आर्य समाज मंदिर में विशेष यज्ञ पूजन के आचार्य शर्मा मित्र शर्मा के जरिए हिंदू धर्म को अपनाया। हमारे समाज के लोग बहुत दयनीय स्थिति में थे। पहले ये लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। बीच में मुसलमानों ने क्या किया कि लालच दे करके, पैसा कौड़ी दे करके, तरह तरह का लालच दे करके इन लोगों को परिवर्तन कर ले गए। अगर इनकी आजा बाबा पुरखाओं का नाम हम ढूंढते हैं तो हिंदू धर्म से मिलता जुलता है। अभी बीच में देखा जा रहा है तो मुसलमान धर्म में बिलोंग करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये लोग हिंदू धर्म को स्वीकार किए और हिंदू धर्म
के साथ में पूरे हिंदुस्तान के साथ जुड़ें और हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के साथ संकल्पित। किन्हीं गरीबी कारण किसी कारणवश इन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। इनकी इच्छा हुई कि वे हिंदू धर्म में आ जाएं। इन्होंने श्री सुरेंद्र कुमार नट के माध्यम से हमसे संपर्क किया और अनुरोध किया कि हमें हिंदू परमिट कर दिया जाए। तो चूँकि टांडा में और अकबरपुर में जो आर्य समाज है वहाँ पर ऐसी व्यवस्था वर्तमान में नहीं थी, इनको हिंदू परिवर्तित कर दिया गया है। अब इनके आगे इनके भलाई के लिए, इनके योजनाओं के लिए हम कुछ कार्य करेंगे। डीएम से और मंत्रियों से मिल करके इनकी सुरक्षा व्यवस्था पहले की जाएगी और इनके विकास के लिए कार्य किया जाएगा। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करते हुए कहा है कि अब गायों के लिए भी UIT नंबर जैसी व्यवस्था की जाएगी जिससे उन्हें आसानी से ढूंढा निकाला जाए। केंद्र सरकार ने कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कहा कि लोगों को आधार कार्ड की तरह ही इन गायों को ये UIT नंबर होगा जिसमें गायों की आयु, रंग, नस्ल समेत अन्य जानकारियां होंगी। बता दें कि गायों के मुद्दे को लेकर गठित एक कमेटी ने सरकार से इस बात की सिफारिश की थी। उन्नाव में ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने अजगैन मोहान मार्ग पर 1 साल पहले बने मार्ग का निरीक्षण किया। सड़क की खस्ता हालत देखकर मंत्री ने जिम्मेदार अधिकारी को तुरंत निलंबित करने का आदेश दे दिया। वहीं निरीक्षण के लिए मंत्री जी ने अपने सामने ही सड़क को कुदाल से खुदवा कर गुणवत्ता जांची और उन्नाव की दूसरी सड़कों की गुणवत्ता जांचने के निर्देश भी दिए। निदेशक को ये निर्देश दिए पूरे प्रकरण की गहन जांच करें। नीचे और कोशिश है। यूपी में योगी सरकार के गठन के बाद से ही मंत्री और विधायक पूरे एक्शन में हैं। हर दिन कोई न कोई विधायक या नेता विभाग के कामकाज का जायजा लेने पहुंच रहा है। इसी कड़ी में अम्बेडकर नगर राजकीय महामाया एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज का बीजेपी विधायक संजू देवी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक को अस्पताल में काफी खामियां मिली जिसको लेकर उन्होंने फटकार भी लगाई। बुंदेलखंड के ललितपुर में गेहूं क्रय केंद्रों की लापरवाही सामने आई। बिरधा के RFC क्रय केंद्र पर SDM और विपणन अधिकारियों ने क्रय केंद्र पर अनियमितताएं की शिकायत पर छापेमारी की जिसमें क्रय केंद्र में कोटे राशन की दुकान का गेहूं खरीद का मामला सामने आया। जनपद में इस बार 74 क्रय केंद्र का संचालन किया जा रहा है जिसके तहत बिरधा के RFC का एक क्रय केंद्र भी आता है। छापेमारी के दौरान एक ट्रक भी जब्त किया गया है। एटा जिलाधिकारी अमित किशोर ने जिले के विकास भवन दफ्तर पर छापेमारी के दौरान कार्रवाई की। छापे के दौरान 11 अधिकारी और 55 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इसके खिलाफ डीएम ने कार्रवाई करते हुए सभी अनुपस्थित अधिकारी और कर्मचारियों का वेतन रोकने के साथ ही उनसे जवाब मांगा है। डीएम ने विकास भवन का मेन गेट बंद कराकर कार्रवाई की। इससे सभी विभागों में हड़कंप मचा। वाराणसी के रविंद्रपुरी कॉलोनी स्थित पीएम मोदी के जनसंपर्क कार्यालय के बाहर सामाजिक संगठन सुबह बनारस के बैनर तले लोगों ने निजी स्कूलों के मनमाने तरीके से फीस वृद्धि को लेकर बूथ पॉलिश कर अपना विरोध दर्ज कराया। संगठन ने कहा कि जिस तरह से निजी स्कूलों में मनमानी फीस और अन्य माध्यमों से धनोगाही की जा रही है उसके बाद अभिभावकों के सामने जूता पॉलिश कर अपने बच्चों को पढ़ाने के सिवाय अन्य कोई रास्ता नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के JN मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में छात्रों और जूनियर डॉक्टरों के बीच हुई मारपीट की घटना सामने आई है। मारपीट की ये पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। वहीं मामले में जूनियर डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर इमरजेंसी सेवा ठप कर दी है। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस और डॉक्टरों की सुरक्षा को मदद देने की मांग की है। इलाहाबाद में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। वारदात इलाहाबाद के गंगा नवाबगंज थाना क्षेत्र के जुडापुर साहब गांव की है। माखनलाल के साथ उनकी पत्नी मीरा देवी और उसकी 2 बेटियां 18 साल की वंदना और 16 साल की निशा की लाश घर के अंदर मिली। हत्या धारदार हथियार से की गई।
लालकुआ कोतवाली से कुछ 100 मीटर की दूरी पर बेरी पड़ाव हाईवे के पास एक युवती का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतका के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। आशंका है कि दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या की गई। वहीं सीसीटीवी फुटेज में रात करीब 12 बजे एक शख्स मृतक युवती के शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे घसीटता हुआ दिखा है। वो एक बाहर की महिला है जो रास्ते में खड़ी थी और फिर उसके बाद वो जैसा अभी तक जानकारी में आ रहा है, और उसके बाद में रात में करीब 10:30-11 बजे लगभग वो किसी आदमी के साथ चली थी और उसके बाद उसकी डेड बॉडी। तो इन सब विषयों को देख रहे हैं, अभी गहनता से इसमें आसपास के जगहों का निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं और शीघ्र इसका खुलासा हो जाएगा, पता चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत हैं, महंत हैं, और संत महंत किसे कहते हैं ये लोग किताबों में पढ़ लें, अपने बुजुर्गों से पूछ लें और समझ लें कि पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों ही आने वाले समय में हिंदुस्तान के महापुरुष हैं। ये कहना है उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री मोहसिन रजा का। और मोहसिन रजा के इस बयान को ये भी देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने में कहीं उनका लाभ तो नहीं छुपा है। ये यूं मान कर चलिए, ये आने वाले समय के दो महापुरुष हैं हिंदुस्तान में। बांटने की राजनीति सिर्फ और सिर्फ अगर किसी ने की है तो 50 साल कांग्रेस ने की है और 20 साल समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी ने की है। अमरोहा की नेशनल लेवल की नेटबॉल प्लेयर शुमेला जावेद को उसके शौहर ने पहले फेसबुक पर फिर फोन पर 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। उन्हें बेटी को जन्म देने के कारण उनके पति ने 3 तलाक दे दिया। अब ये राष्ट्रीय खिलाड़ी मासूम बेटी के साथ लेकर न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रही है। शुमेला ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद के लिए गुहार लगाई है कि उनकी मदद की जाए। मेरी शादी हुई जून में, मुझसे डिमांड जब ज्यादा हुआ तो जून में मुझसे डिमांड करी तो मेरे पापा ने 2 लाख रुपए उनके अकाउंट में डाले। उसके बाद थोड़ा दिन कुछ ठीक रहा, फिर उसके बाद इन लोगों ने फिर मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। इतना परेशान करना शुरू कर दिया कि मुझे जलाया भी। उनकी बहन ने खौलते हुए तेल से जला दिया। फिर मेरे पापा को जब पता चला तो उन्होंने फिर इन लोगों को सितंबर में 1 लाख रुपए दिया। फिर इन लोगों को पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो इन लोगों ने और मेरे पर अत्याचार शुरू कर दिए और कहा कि अगर बेटा नहीं हुआ तो सोच लेना तुम्हारा क्या हाल करेंगे हम। फिर कुछ दिन समय के बाद इन्होंने मेरे अल्ट्रासाउंड कराया टीफा, जिसमें इनको पता चल गया कि बेटी है और इन लोगों ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। 8 महीने की मैं प्रेग्नेंट थी जब इन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बेटी मेरी 15 मई 2015 को अमरोहा मुरादाबाद के साई हॉस्पिटल तीर्थंकर महावीर कॉलेज में हुई। कुछ दिन के बाद फिर मेरे पिता ने पूछा कि तुम लोग क्यों नहीं लेके जा रहे हो, तो मेरे पापा से बहुत ज्यादा अभद्रता से बात करी और बोले ज्यादा मत करना, वहीं आके तेरे गोली मार दूंगा मैं। मेरे पिता फिर वहाँ मुझे लेकर गए, उनसे बात करी तो मेरे पापा छोड़ आए सब समझा बुझा कर। फिर उन लोगों ने मेरे साथ वही शोषण शुरू कर दिया और अप्रैल में उन्होंने मुझे जब ज्यादा परेशान करा मैंने अपने पापा को बुलाया और अप्रैल में उन्होंने मेरे साथ मारपीट करके और मुझे 3 तलाक कहकर छोड़ दिया। फतेहपुर जिले में 3 तलाक का एक और मामला सामने आया जिसमें शौहर ने दूसरी शादी कर 5 बच्चों की मां को तलाक दिया। महिला का कसूर केवल इतना था कि वो अपनी मां की तबीयत खराब होने पर 1 सप्ताह के लिए मायके चली गई थी। हमारी नानी की तबीयत खराब रही तो हम चले आए देखने के लिए, तो वहाँ हम गए तो हमारा पापा चला गया, दूसरी शादी कर लिया। 3 तलाक की 2 पीड़ित बहनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। गाजियाबाद कॉलोनी इलाके में रहने वाली दोनों सगी बहनों की शादी बागपत निवासी 2 सगे भाइयों से हुई, लेकिन शादी के बाद दोनों सऊदी अरब नौकरी करने के लिए चले गए और उसके बाद बड़ी बहन के शौहर ने फ़ोन पर तलाक दे दिया, जबकि छोटी बहन के पति ने खत भेजकर तलाक दे दिया। दोनों बहनों को एक बेटा भी है। न्याय के लिए दर दर भटक रही दोनों बहनों ने योगी से गुहार लगाई है। इस बीच अभी 6 महीने पहले ही दोनों के शौहरों ने दूसरी शादी भी कर ली। सऊदी अरब से तलाक दे दिया। कॉम्प्रोमाइज करने गए थे और 15 दिन का टाइम मांग के
और मुझे सऊदी से फ़ोन करके तलाक दे दिया। 3 तलाक को लेकर सरकार गंभीर है, लेकिन फिर भी मामले थमने का नाम नहीं ले रहे और इजाफा होता जा रहा है। संभल में एक शराबी पति ने घर पहुंचकर पत्नी की पिटाई की, फिर उसके बाद 3 बार तलाक 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 बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया। मायके वालों को तलाक के बारे में ना बताते हुए उसको 2 महीने तक कमरे में कैद रखा और टॉर्चर करता रहा। अब यास्मीन पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है और अपने बेटे के साथ मायके में रह रही है। सही नहीं है, औरत की जिंदगी बर्बाद होती है, साथ में बच्चा होता है उसकी उससे ज्यादा होती है। मतलब ये तरीका अच्छा नहीं है, जिंदगी औरत की पूरी खराब हो जाती है। 3 तलाक से जुड़ा एक और मामला सामने आया। हैदराबाद में एक महिला ने पुलिस में शिकायत की कि उसके पति ने व्हाट्सएप पर वीडियो भेजकर 3 बार तलाक कहा है। महिला का पति दुबई में काम करता है और वहीं से उसने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर तलाक दिया। पीड़ित महिला अब सरकार से मदद की गुहार लगा रही है और मांग कर रही है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए जो 3 तलाक का गलत इस्तेमाल करते हैं। हमारे मम्मी आए थे जी, उन्होंने मेरे को हकाल दिए थे गेट के बाहर भेज के, तुम्हारे मम्मी बाहर है, जो बाहर है बात करके वहीं से चले जाना, वापस नहीं आना बल्कि बोला। तो उन्होंने मेरे को हकाल दे के गेट लॉक कर दे के चले गए। तो मैं लिटरल सिर्फ एक आंग के जोड़े से, चप्पल भी नहीं थी मेरे पास, ओढ़नी भी नहीं थी, वहाँ घर का काम कर रहे थे, वैसे ही बाहर आया था मैं। हमारे मम्मी ट्रीटमेंट के लेवल के घर लाए थे। उसके बाद सिर्फ कोई बात नहीं करे, मेरे को हमारे फैमिली को पूरों को ब्लॉक कर दिए और मेरे को सिर्फ 1 महीने के बाद व्हाट्सएप पे तलाक आया। राजधानी लखनऊ के महानगर थाना इलाके के सर्वोदय नगर के पास नवजात का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि नवजात को यहां किसने फेंका। शादी विवाह के मौके पर हर्ष फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है और रोज कहीं ना कहीं किसी से हर्ष फायरिंग की वजह से मौत की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब की मामला गाजीपुर के थाना दुल्लहपुर का है। यहां सुरेश राजभर की बेटी की बारात में जमकर शराब पीने के बाद कुछ लोगों ने बंदूक से गोलियां चलाई, जिससे 6 साल के एक मासूम की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर बंदूक जब्त कर ली है। गोली भरे और जो है कि कुछ तकरार हुई पिताजी से, इसके बाद टकरार के बाद रोष में आए और गोली चला दिए। एक गोली सीने पर, दाहिने सीने में लगी गोली। उसके बाद जो है लेकर चले गए लोग हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के बाद जो है वापिस जो है आधा घंटा के बाद जो है मरा लड़का आया। पुलिस जो है 1 घंटे बाद पहुंची। हम लोग 100 नंबर पर। पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरक्षण घोटाले के आरोपी बाबू सिंह कुशवाहा की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट ने 2 लाख के बेल बॉन्ड और 20-20 लाख के 2 मुचलके पर जमानत मंजूर की है। देश में शौचालयों से ज्यादा शौचालय बनाए जाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ही महिलाओं को खुले में शौच जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे अजीज होकर दर्जनों की संख्या में ग्रामीण महिलाओं ने रविंद्रपुरी कॉलोनी स्थित पीएम के जनसंपर्क कार्यालय के बाद जमकर विरोध प्रदर्शन किया और पीएम से जिले में शौचालय बनवाए जाने की गुहार लगाई। ये महिलाएं वाराणसी के कंदवा क्षेत्र स्थित नेवादा की रहने वाली हैं। हमें करना कि हमारे पास शौचालय नहीं है, घर नहीं है, पानी नहीं है, बिजली बत्ती नहीं है, यही सब का दिक्कत बहुत है। हम लोग जाने मैदान में जा लेला, बेटी बहू के रहे के दिक्कत है, सब यही समस्या है बहुत। बच्चों को अंधेरे में पढ़ना पड़ता है। हाँ, बच्चों के समय ला बड़ी दिक्कत है, बिजली बत्ती एकदम नहीं रहा। प्रधान जी के गली जा, प्रधान जी कहा ना कि हमारे पास पखाना का अथवा नहीं है, हम लोग कहाँ से दे दें। हमें तो यही लगा था कि मोदी जी हम लोग को कुछ कर दी हैं, हम लोग का सुनवाई हो जाएगी। वाराणसी में स्वरूप सुर गंगा कार्निवाल का शहर के भैंसासुर घाट पर शुरू हुआ। इस कार्निवाल में गायिका आशा भोसले पहुंची और अपने सुरों की धुन से सभी को मोहा। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी ने आशा भोसले को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्मों के निर्देशक और एक्टर के विश्वनाथ को साल 2016 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। विश्वनाथ को इससे पहले 5 नेशनल फिल्म अवार्ड और 11 से अधिक फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। विश्वनाथ ने सरगम, कामचोर, ईश्वर जैसी फिल्में बनाई हैं।
क्रिकेट जगत के भगवान कहे जाने वाले शतकवीर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का आज जन्मदिन है। वो आज 44 साल के हो गए। उन्हें जन्मदिन की बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। ट्विटर, फेसबुक पर उनके प्रशंसकों की तरफ से उनको ढेरों शुभकामनाएं मिल रही हैं। योगी सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में नित नए फैसले लिए जा रहे हैं। अब की बार योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर फैसला लिया कि शहरी क्षेत्रों को 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे बिजली दी जाएगी और इसके लिए कठोर कानून भी बनाए जाएंगे जिससे बिजली चोरी ना हो सके और ईमानदार उपभोक्ता उसको परेशानी ना हो। कोटद्वार में माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ माध्यमिक अतिथि शिक्षक के समायोजन और सुरक्षित भविष्य के लिए ठोस नीति बनाने के संबंध में उप जिलाधिकारी के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से जल्द पुनः नियुक्ति की मांग की गई।